नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। 22 जिले 22 खबरों में आपका स्वागत है। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिले के अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बड़े दुख की बात है कि पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उनके द्वारा फायर एनओसी लेने के लिए दिए गए आदेश का पालन अभी तक नहीं हुआ है। दुष्यंत चौटाला ने एक बार फिर से सभी विभागों के एचओडीज को आदेश दिए हैं कि अगली बैठक तक सभी सरकारी बिल्डिंग्स के एनओसी ले लिए जाए। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने ग्रीवेंस के लिए आई कई शिकायतों का भी मौके पर निपटारा किया। गंभीर मामला है कि एक कंप्लेनेंट ने पिछली बार एप्लीकेशन लगाई कि हमारी अधिकतम सरकारी बिल्डिंग्स आज फायर एनओसी के बिना चल रही है और हमने पिछली ग्रीवेंस में ये आदेश दिए थे कि फायर डिपार्टमेंट तमाम अधिकारियों को नोटिस इशू करेगा और नोटिस इशू कर उनको कहेगा कि उसको रेगुलराइज कराने का काम करे। आज दुख हुआ देखते हुए कि फायर ऑफिसर ने 2 बार तमाम अधिकारियों को कंसर्न डिपार्टमेंट्स के पत्र लिखा कि आप अपनी फायर एनओसी लीजिए, उसके बावजूद भी एक भी डिपार्टमेंट ने कदम नहीं उठाया। आज ग्रीवेंस की तरफ से ये आदेश हमने दिए हैं कि तमाम एचओडीज जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल के यहाँ बैठे इंक्लूडिंग कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन फरीदाबाद, उनको बाय नेम हम डिस्प्लेजर नोट भी इशू करेंगे और अगर नेक्स्ट कमेटी मीटिंग तक इस पे कार्रवाई नहीं होती तो उनके विरुद्ध कार्रवाई का भी मैं लिखित में। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में सभी लोगों की जुबान पर बीजेपी और योगी का नाम है। बीजेपी ने हर प्रदेश में विकास के काम करवाए हैं। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि बीजेपी से पहले उत्तर प्रदेश में सड़कों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब सड़कों का जाल यहां पर बिछ चुका है। ये पार्टी जो है वो कोई अब की बार नहीं, हर बार लगती है और यहाँ पार्टी भी सारा निर्भर होता है। तो जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की 1990 से, तब से ड्यूटियां लगती हैं, चाहे हिमाचल का चुनाव हो और चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या उत्तराखंड का चुनाव हो। और पंजाब के चुनाव में जो उस साइड के वर्कर हैं वो पंजाब में, राजस्थान में भी जाते हैं, दिल्ली में भी जाते हैं। तो ये हर बार होता है। अब की बार भी उसी प्रकार की ड्यूटियां सभी कार्यकर्ताओं की लग रही है। आने वाले टाइम में हमारी भी ड्यूटियां लगेंगी, हम मिलेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि भी किस प्रकार की स्थिति रहने वाली है, तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सीटें पिछली के मुकाबले में बढ़ेंगी इनकी बार, मेरा मानना है। हालांकि सर्वे चाहे कुछ भी बता रहे, हालांकि सर्वे भी सरकार तो बता रहे और उन्होंने 272 सीटों तक मानी है, पर मेरा मानना है कि जितनी सीटें हमने पिछली बार ली थी अब की बार उससे भी ज़्यादा सीटें बढ़ेंगी। क्योंकि अब की बार की जो कारगुजारी है सरकार की, वो लोगों ने देख ली कि जिस प्रकार से कानून व्यवस्था, जो सबसे बड़ा प्रश्न था उत्तर प्रदेश का, जिस प्रकार से उसको सॉल्व किया, आज वहाँ किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं। लोग रात को भी चाहे घूम सकते हैं, अपनी सामान उनका खेत में भी रहता है, तब भी उनको कोई खतरा नहीं। और जिस प्रकार से डेवलपमेंट हुई, बिजली की बात लगा लो, सड़कों की बात लगा लो, गली नाली की बात लगा लो, तो ये सारी जो मूलभूत आवश्यकता जो किसी भी व्यक्ति के, वो यही है, डेवलपमेंट और सुरक्षा। तो उन दोनों में योगी सरकार जी ने जो काम किया तो वो लाजवाब है और उसके नाम पे अब की बार वोट मिलेगी निश्चित तौर से। शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने हिसार में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान पूरे दफ्तर में सिर्फ एक ही अधिकारी मौके पर मौजूद मिला। एचएसवीपी प्रशासक के साथ साथ तमाम बड़े अधिकारी मौके से गायब रहे। इसके अलावा 80% तक क्लर्क स्टाफ अपनी ड्यूटी से गायब मिला। मौके से गायब अधिकारी और कर्मचारियों का बचाव करने के लिए बाकी स्टाफ ने बहाना बनाने की कोशिश भी की, लेकिन कैबिनेट मंत्री ने उनको पकड़ लिया। मंत्री कमल गुप्ता ने खुद हाजिरी रजिस्टर में गैर हाजिर अधिकारियों और कर्मचारियों की एब्सेंट मार्क की। कमल गुप्ता ने कहा कि सरकार आमजन को सुशासन देने के लिए कटिबद्ध है। ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लेने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में भी ऐसे औचक निरीक्षण लगातार जारी रहेंगे। अधिकारी कर्मचारी अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं। हमारी सरकार है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, इसका वायदा है कि हम स्वच्छ सरकार देंगे, सुरक्षित लोगों के लिए सरकार देंगे और इस बात की तहकीकात करेंगे कि जो कर्मचारी अधिकारी टाइम पर नहीं आते हैं या जो बिना बताए नहीं आते हैं, उनके खिलाफ सख्त
तो मेरे पास हुडा डिपार्टमेंट की काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आज जाकर इनका हालचाल पूछा जाए, कोई किसी को दिक्कत हो तो उसके बारे में जानकारी ली जाए और उसको दूर किया जाए। लेकिन अफसोस है कि काफ़ी लोग यहाँ पर एक्शन मिले, तो इनके खिलाफ हम सख्त से सख्त करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर बोलते हुए कहा कि सरकार ने नदी की रेत से लेकर पहाड़ों के पत्थर तक सब कुछ हजम कर लिए हैं और भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ये सरकार युवा विरोधी है, युवाओं का भविष्य के सरकार की नीति के चलते चौपट हो रहे हैं। इन्होंने कहा बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई हमने इतना कंपनसेशन दे दिया, जो पीछे फसल खराब हुई थी सितंबर अक्टूबर में, उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन नहीं दिया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है वो जमीन खराब हुई, किसान की खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप इस वक्त देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते हैं, आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है, सारे फैसले इनके हैं। जो प्रदेश मैं रास्ते में ये लिख रहा था कि भाई क्या क्या है हमारे टाइम में, देखिए पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में आज नंबर 1 है। महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, एनएसओ की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। जनवरी में हुई बेमौसम बरसात से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पीएम फसल बीमा योजना के तहत बीमा करवाने वाले 422 किसानों ने कृषि विभाग कार्यालय में फसलों के बर्बाद होने की शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत मिलने के बाद से कृषि विभाग और संबंधित बीमा कंपनीज ने सर्वे का काम शुरू किया और इसके अंतर्गत अब तक 70 किसानों की शिकायत पर सर्वे किया जा चुका है। वहीं सप्ताह भर के अंदर सभी शिकायतों का सर्वे करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को मौसम की वजह से फसलों में होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पीएम फसल बीमा योजना लागू की गई है। इसके अंतर्गत बरसात की वजह से खेतों में जल भराव जैसी परिस्थितियां पैदा होने के 72 घंटे के अंदर किसान अगर कृषि विभाग को शिकायत दर्ज करवा देता है तो विभाग संबंधित किसानों के खेतों का सर्वे कर लेता है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों को मुआवजा राशि जारी की जाती है। रतिया में बिजली विभाग का 7,000 उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है और इसे लेकर बिजली विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। बिजली विभाग के एसडीओ ने कई टीम्स को गठन किया है। टीम्स ने बिजली का बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के मीटर्स उतारने शुरू कर दिए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और इतना ही नहीं बल्कि जिन लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं उन लोगों ने बिजली चोरी की थी और इस पर भी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है, जुर्माना ठोका है। विभाग के एसडीओ ने बताया कि विशेष अभियान के तहत टीम्स का गठन किया जा रहा है जो घर घर जाकर लोगों के मीटर्स चेक करेगी और बिजली के बिल चेक करेगी। जिन्होंने बिल नहीं भरा है उनका तुरंत मीटर उखाड़ा जाएगा। तो यहाँ आपको बता दें कि बिजली बिल नहीं भरने पर अब एक्शन में प्रशासन है, एक्शन मोड के अंदर 7,000 उपभोक्ताओं पर 10 करोड़ रुपए का बकाया है।
पंचकुला पुलिस ने पैसे लेकर पुलिस और अन्य विभागों में कैंडिडेट्स की जगह परीक्षा देने वाले आरोपियों को पकड़ने का काम अब तेज कर दिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हमारे संवाददाता अमित शर्मा ने पूरे मामले में हर खुलासे का जायजा लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जिन एक बार फिर से पंचकुला में निकल गया है, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओरिजिनल कैंडिडेट की जगह पर फिजिकल देने और उनका पेपर करने के नाम पर एक पूरा नेक्सस चल रहा था। पंचकुला पुलिस की एसआईटी ने इस मामले के अंदर 10 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। नए आरोपियों से अब सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन के अंदर पूछताछ की जा रही है। देर रात तक ये पूछताछ चल रही है। एसआईटी के मेंबर अभी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं, जो आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। इस पूरे मामले के अंदर अभी तक की जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर ये सामने आया है कि ये पूरा नेक्सस है, जिसे एक व्यक्ति की ओर से ऑपरेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि इसके अंदर कई लोग शामिल हैं। इन लोगों की ओर से अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ मीटिंग को किया गया और उसके बाद फिर असली कैंडिडेट की जगह पर दूसरे लोगों को पेपर देने के लिए भेजा गया और वहीं कुछ एथलीट्स के साथ कॉन्टैक्ट किया गया, जो एथलीट्स इस मामले के अंदर फिजिकल देने के लिए आ रहे थे। वहीं सूत्रों की माने तो पुख्ता जानकारी ये है कि ऐसे युवकों से असली कैंडिडेट की जगह पर एग्जाम दिलवाए गए हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। जी हाँ, बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले कुछ युवकों को पेपर देने के लिए भेजा जाता था और जिसके बाद इन अभ्यर्थियों के अच्छे मार्क्स आते थे और उन्हीं मार्क्स के दम पर इन्हें वहीं फिजिकल के लिए एथलीट्स के साथ कांटेक्ट किया जाता था। सूत्रों की माने तो इस पूरे नेक्सस को चलाने वाले उस सरगना की ओर से इन आरोपियों की जमानत करवाने के लिए भी कई कॉन्टैक्ट्स लड़ाए जा रहे हैं। राजनीतिक रूप से संपर्क साधा जा रहा है ताकि इस मामले को शांत करवाया जा सके, क्योंकि पंचकुला पुलिस ने अभी तक इस मामले के अंदर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं कई दर्जन अन्य आरोपी हैं जिनका नंबर आ सकता है। जो पुलिस के पास जो सूची आई है उसके अंदर कुछ पीडीएफ फाइलें हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं, कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं जिससे पुलिस को काफ़ी लोगों का सुराग लगा है। ऐसे में कुछ ऐसे युवक हैं जो दिल्ली बेस है या हरियाणा के अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं, जो इस मामले के अंदर एग्ज़ाम देने के लिए आते थे और उसके बाद हरियाणा के अलग अलग जो युवक हैं, जो एथलीट्स हैं, जो अलग अलग नर्सरीज़ के अंदर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, उन्हें प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में अब देखना यह होगा कि ये जाल कब तक पुलिस के सामने पूरी तरह से खुलकर सामने आता है और किन किन लोगों का इस पूरे मामले के अंदर पर्दाफाश हो सकता है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए साउथ सिटी 1 की मार्केट में छोटे बच्चों ने दुकानदारों और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और अभी भी लोग बिना मास्क और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते गुरुग्राम में लगातार कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी की सबसे बड़ी ब्रॉस मार्केट की जहां नगर परिषद के द्वारा आनन फानन में पेड पार्किंग बनाने की तुगलकी फरमान के बाद से जैसे ही आज सुबह सवेरे पार्किंग ठेकेदार पार्किंग व्यवस्था करने पहुंचा तो यहां के व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया। उन्होंने मार्केट खोलने से पहले ही अपने प्रतिष्ठानों को विरोध स्वरूप बंद कर दिया और जमकर नगर परिषद और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सूचना के बाद से प्रशासनिक अमले के साथ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अभय सिंह यादव भी वहां पहुंचे और मंगलवार तक इस पर विचार करने का आश्वासन भी दिया। इसके बाद से दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए, लेकिन यहां पर पेड पार्किंग न खुलने देने की चेतावनी भी दी गई है। एक दिन पहले भी मार्केट के व्यापारियों ने यहां पेड पार्किंग के विरोध में मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था। पलवल की गौशाला में लगातार भूख और इलाज नहीं मिलने की वजह से गायों की मौत हो रही है। होडल की गौशाला में रोजाना ही 2 से 3 गायों की भूख और इलाज
ना मिलने की वजह से मौत हो रही है। गौशाला कमेटी का ये कहना है कि ये जिले की सबसे बड़ी गौशाला है। गौशाला में 600 गायें हैं, इनके रहने के लिए सही व्यवस्था नहीं है। भूख और इलाज ना मिलने की वजह से इनकी मौत हुई है। कमेटी के सदस्य ने कहा है कि गायों का इलाज कराने के लिए उनके पास कोई डॉक्टर नहीं आता है और खाने की भी सही व्यवस्था नहीं है। इसी वजह से लगातार जो गायें हैं वो कमजोर हो रही है। गौरतलब है ये पहला मामला नहीं है। गौशालाओं से जुड़े हुए ऐसे भी हरियाणा में कई मामले आते रहे हैं जहां भूखी गायों की मृत्यु होती रही है। नरसिंह विलेज कॉलोनी में स्वच्छता अभियान की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हां, कॉलोनी से खुलेआम ही सीवरेज का गंदा पानी बहाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने इस पूरे मामले पर जायजा लिया। देखिए स्वच्छता अभियान की उड़ाई जा रही है किस तरह से धज्जियां। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं बात अगर करनाल नगर निगम की जाए तो नगर निगम द्वारा भी विशेष तौर से उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन लोगों ने स्वच्छता अभियान में अपना विशेष योगदान दिया है। लेकिन इसी के साथ एक दूसरा पहलू है झुग्गी झोपड़ियों का। बात अगर नरसिंह विलेज के साथ लगी झुग्गी झोपड़ियों की जाए, जहां पर लोग 200 से 250 परिवारों की संख्या में रहते हैं। सामाजिक संस्था द्वारा, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि करनाल की सामाजिक संस्था द्वारा यहाँ रह रहे बच्चों के लिए पढ़ाई की भी व्यवस्था की गई है। इन लोगों ने अपनी रोजाना की ज़रूरत के लिए छोटी मोटी दुकानें भी यहाँ पर बना रखी हैं। अब अगर बात यहाँ रहने वाले लोगों की जाए तो यहाँ रहने वाले लोग सफाई को लेकर और कोविड को लेकर पूरी तरह से जागरूक हैं। यहाँ रहने वाले लोगों ने कोविड वैक्सीन की अपनी पहली और दूसरी डोज भी लगवा रखी है। इन सब के बीच बड़ी समस्या है नरसिंह विलेज से निकलने वाले गंदे पानी की। इस गंदे पानी से इनके बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं और इन्हें अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब रोजाना दिहाड़ी मजदूरी करने वाले इन लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि अपने बच्चों का सही से इलाज करवा सकें। नरसिंह विलेज से निकलने वाले गंदे सीवरेज के पानी को लेकर जब हमने डीटीपी विक्रम कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले में कॉलोनाइजर को कई बार नोटिस भी जारी किया गया है और इसके साथ साथ नगर निगम कमिश्नर के साथ भी हर हफ्ते इस पूरे मामले पर रिव्यू किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर जब हमने नगर निगम कमिश्नर मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने कोई भी जानकारी होने से साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जानकारी उन्हें इंडिया न्यूज़ की टीम द्वारा दी गई है। शीघ्र ही इस पर कोई न कोई एक्शन लिया जाएगा। मामला कई सालों से लंबित पड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि ये बिरबल की खिचड़ी आखिर पकेगी कब। करनाल में गुरदेव सिंह गिल, इंडिया न्यूज़। कैथल नागरिक हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाएं अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। अस्पताल की तीनों ही लिफ्ट खराब हैं और इसके साथ ही एक्सरे मशीन खराब है। कई और भी दूसरी मशीनें हैं जो काफी दिनों से बंद पड़ी हैं और इसकी तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सिविल सर्जन कार्यालय से देरी से फाइल्स पास होने का आरोप लगाया गया है और यह भी बताया जा रहा है कि सिविल सर्जन कार्यालय से कागजों पर साइन करने में भी देरी होने के चलते विभाग के बहुत सारे काम अटक जाते हैं, पेंडिंग हो जाते हैं। इसका खामियाजा अब आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। ये समस्या है, इसको रिपेयर को लेके थोड़ी दिक्कत थी और आज ही मेरी सिविल सर्जन कार्यालय में बात हुई है। इसी हफ्ते ये काम पूरा हो जाएगा। डॉक्टर्स की कमी तो हम माने तो पूरे हरियाणा में ही है और कैथल में कुछ ज़्यादा है। फिर भी समय रहते हमने बार बार उच्च अधिकारियों को भी लिखा है और इसके लिए हो भी रहा है। जितने भी डॉक्टर्स हैं उनसे काम पूरा लिया जा रहा है और मुझे उम्मीद है, क्योंकि अब HCMS की पोस्टें भी निकली हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमें और डॉक्टर्स मिल जाएंगे। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का असर पशुओं पर भी पड़ रहा है। पशु ठंड की वजह से बेहाल हैं और उसकी वजह से दूध की मात्रा भी कम हो रही है। अब ऐसे में पशु चिकित्सकों का कहना है कि सर्दी के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल की जानी होती है। जिले के अंदर सर्दी जैसे जैसे बढ़ रही है, पशुओं में दूध की भी कमी हो रही है। पशुपालक भी काफी परेशान है, उनके भी आगे समस्या आ चुकी है क्योंकि दूध कम होने की वजह से उनके बिजनेस पर प्रभाव पड़ रहा है। दूध विक्रेताओं का ये कहना है कि इस समय काफी दिक्कतों का सामना उन्हें को करना पड़ रहा है, जबकि सर्दी के मौसम में दूध की मांग सबसे ज्यादा हो जाती है। लेकिन ऐसे में दूध कम होने से काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है।
हाँ देखो, जितने भी दुधारू पशु हैं, जैसे आदमियों में भी ठंड लगती है और उससे जो एंजाइम काम करना कम कर देते हैं, उसी प्रकार पशुओं में भी दूध की वजह से जितनी ज़रूरत उसको खुराक की चाहिए, वो खुराक कुछ उसके शरीर का तापमान मेंटेन करने में कन्वर्ट हो जाती है और पूरा दूध नहीं बन पाता। लगभग देखने में आया है कि बड़े पशुओं में 20 से 25% तक दूध की कमी आई है। और इस दूध की कमी की पूर्ति हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे कोई भी पशु है, उसको कुछ पल्ली वगैरह या बोरी वगैरह लपेट कर रखें। दूसरा, उस कमरे को गर्म रखें, उसको खुला और हवादार भी रखें। नहीं तो अगर गर्मी रखी गई और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई तो भी पशु के सांस लेने में दिक्कत होगी। रोहतक जिले के महम कस्बे में हथियारबंद बदमाशों का आतंक जोरों पर चल रहा है। दरअसल कस्बे के वार्ड 8 में शीतलपुरी मंदिर के पास एक किराने की दुकान में 4 बदमाशों ने पिस्टल के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की माने तो चारों बदमाश काले रंग की बाइक पर सवार होकर आए थे। उन्होंने बाइक को दुकान के बाहर खड़ा किया और दुकान के अंदर पहुंचे। उन्होंने हाथों में देसी कट्टा लिया हुआ था। आरोपियों ने पिस्तौल दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया तो वहीं गले से 1.5 लाख रुपए की लूट भी की। साथ ही साथ दुकानदार के हाथों की उंगलियों से 2 सोने की अंगूठी और मोबाइल भी छीन लिया। दोनों ही आरोपी लूट की वारदात को अंजाम देकर बाजार की तरफ फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस इस फुटेज के आधार पर मामले की जांच कर रही है। तो हमारे इस खास कार्यक्रम 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।